Hello everyone. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe. How are you all? Hope you are all doing good. Yes. Okay. So in today's lecture, our topic will be digital communication. We are studying chapter number 2, communication. And in that chapter, we are studying topic-wise topic. And this is today's lecture number 6. So in today's lecture, our topic will be digital communication. A very easy topic for you students because आप सबको digital communication पता है. आपकी generation तो digital generation ही है, Gen Z generation है ना फिर. तो आप मेरे से अच्छे से जानते हैं कि digital communication क्या होता है. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. So first of all, tell me the meaning of digital communication. What do you mean? What do you mean by digital communication? Let's start. Digital communication is a type of communication that relies on the use of technology. टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज डिजिटल कम्युनिकेशन. एंड यहाँ पर इसमें क्या क्या आ सकता है? ईमेल, फोन कॉल, वीडियो यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, या फिर एसएमएस, वेब चैट, व्हाट्सएप. आपका देखो, आप जो ये व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो, फिर इंस्टाग्राम मैम हम चलाते हैं, आप लिंक्डइन वगैरह चलाते हो, और भी अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स या इंटरनेट के अलग अलग चैट बॉक्स अगर आप यूज करते हो, यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप ईमेल लिख रहे हो, सिंपल इंटरनेट का यूज कर रहे हो ना. तो ये भी किसमें आएगा? आपका डिजिटल कम्युनिकेशन में ही फॉल होगा. ओके, तो हाउ टू चूज द राइट कम्युनिकेशन चैनल. आपको कौन सा कम्युनिकेशन चैनल यूज करना चाहिए, विच इज बेस्ट फॉर यू. देखो, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, यू लुक एट द बजट. बजट, पैसा कितना है आपके पास. अगर ज्यादा पैसा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप रूम सेटअप कर सकते हो. बट अगर बहुत कम पैसा है तो आप ईमेल वगैरह यूज करोगे, जो कि फ्री रहता है. जीमेल या ईमेल से कुछ भी अपन को एक्स्ट्रा रुपीस नहीं देने पड़ते. तो आप देखो, यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग वगैरह भी करनी है, सोशल मीडिया को भी अगर आपको अपनी वेबसाइट भी बनानी है, देयर विल बी चार्जेस. तो बजट सबसे पहली चीज है कि कितना पैसा इन कम्युनिकेशन में यहाँ पे लगने वाला है. अगर आपके पास बजट की बहुत बड़ा फंड अवेलेबल है और कोई चिंता नहीं है बजट की, तो आप वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, वेब पेजेस बना सकते हो, और सोशल मीडिया पे तरह तरह के अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह पब्लिश कर सकते हो. दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो फिर आप क्या करो ना, यहाँ पे इतना हैवी मत जाओ. ईमेल के थ्रू या फिर अदर आपके नॉर्मल जैसे जो आपका खुद का इंस्टा पेज वगैरह जो फ्री में बन जाता है, वो आप यूज करो. नेक्स्ट, कंसीडर योर मैसेज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो, अगर आपको कोई वीडियो लाइक आपको शो करे, अब मुझे मेरी क्लास का वीडियो ही शो करना है सपोज, और मैं सोचूं वो एसएमएस पे शो हो जाएगा, क्या पॉसिबल है? क्या ईमेल पे डाल दूंगी, पॉसिबल है? उसके लिए बेस्ट मीडियम होगा कि आप यूट्यूब जैसे किसी चैनल को यूज करिए, या फिर उस वीडियो का कोई लिंक बनाकर आप लोगों को आगे भेज सकते हैं. तो मैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका टेक्स्ट मैसेज है तो अलग तरीके का मीडियम होगा. अब बहुत सारे लोग ब्लॉग लिख देते हैं. वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको टेक्स्ट में कोई इंफॉर्मेशन देनी है. तो इस प्रकार से आप अपने मैसेज पे भी गौर करिए कि मैसेज किस प्रकार का है. Get familiar with your team. अब ये भी बहुत जरूरी है, आपकी टीम क्या चाहती है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपके जो जूनियर सीनियर्स हैं वो क्या चाहते हैं. प्लस आपकी टीम मेंबर्स से भी पूछना जरूरी है कि व्हाट इज देयर प्रेफरेंस, व्हाट दे लाइक. If they do not like your social media, then you just rely on email and other chat boxes. या फिर ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी. लेकिन अगर लोग सब सोशल मीडिया फ्रेंडली हैं और सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो. तो इट डिपेंड्स ऑन योर टीम कि वो क्या चाहते हैं. अंडरस्टैंड? ओके,
नेक्स्ट देखो एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है डिजिटल कम्युनिकेशन के? बहुत सारे एडवांटेजेस है। वैसे तो जनरल चीजें हैं कि बहुत चीज में फर्क पड़ता है वगैरह वगैरह, तो सिलेबस में क्या कवर किया है देख लेते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? फर्स्ट, इन डिजिटल सिग्नल, जो ये अपन डिजिटल सिग्नल भेज रहे हैं, नॉइज, द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज इंटरफेरेंस डिस्टॉर्शन इज मोर माइनर। माइनर मतलब कम। यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस का चांसेस है तो बहुत कम रहेगा। अगर अपन दोनों के पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो जो भी मैं डिजिटल मैसेज आपको भेज रही हूँ या आप मुझे डिजिटल सिग्नल भेज रहे हैं, उनमें कम चांसेस है कि वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा या उसमें नॉइस आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस, देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए आपको डिजिटल पे ही जाना पड़ेगा। आप उसमें एनालॉग, फेस टू फेस, टेलीफोन कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको देखना है एक दूसरे को, वीडियो के साथ में कॉन्फ्रेंसिंग करनी है अपनी, तो ओनली मीडियम इज डिजिटल। और उससे फायदा क्या है? उससे फायदा बहुत सारा है। आपका सेव हो जाएगा टाइम, मनी, एफर्ट की नहीं। आपका टाइम बचा, मनी यानी पैसा बच गया, और एफर्ट्स भी ज्यादा नहीं लगे। एफर्ट्स इसलिए नहीं लगे बिकॉज देखो, नहीं तो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ता, तो एनर्जी यूज हो जाती है आपकी वहां जाने के लिए, तो वो भी यहाँ पे आपकी नहीं लगेगी। ये भी एक फायदा है। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव। इट इज लेस एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत सस्ता है। एक बार आप वाईफाई ले लो, वाईफाई से इंटरनेट आ जाएगा आपके पास। अब उस इंटरनेट से आपके पास सारे ऑप्शन खुल गए डिजिटल मीडियम, और हम कम्युनिकेशन को आप अलग अलग तरीके से यूज करो। अपने क्लाइंट्स के लिए अलग, अपने बड़े बड़े कस्टमर्स के लिए अलग, आप गवर्नमेंट के लिए अलग कम्युनिकेशन चलाओ, जैसे भी मार्केटिंग वगैरह के लिए अलग करो। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन मिलिट्री। या डिजिटल कम्युनिकेशन मिलिट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, क्योंकि ये सेफ है, लेस एक्सपेंसिव है और इसकी रीच बहुत ज्यादा है। अब सपोज मिलिट्री वालों को यहाँ बैठे हैं, वो राजस्थान है, सही है, और उनको जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कोई डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल सिग्नल भेजना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम कि वो यहाँ पे आगे इसको सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, द करेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर आर इजी इन डिजिटल कम्युनिकेशन। एरर्स क्या होते हैं? एरर्स मतलब गलतियां। देखो ये आप इससे समझो, जो आपका एनालॉग सिग्नल्स है, एनालॉग सिग्नल्स एक अलग तरीके का सिग्नल होता है जिसमें ना वेव जाती है बहुत सारी, और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, इसमें ना 0 1 1 0 0 के फॉर्म में, कुछ नंबर्स के फॉर्म में, बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में आगे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। तो दोनों का जो टेक्निकल चीज है, मतलब हालांकि आपको ये सब टेक्निकल याद नहीं रखना, देखो अपन कम्युनिकेशन पर, ऐसा तो नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस करोगे मैम हमें वीडियो सिखा दो। मैं जो आपको आइडिया दी हूँ कि बस आप समझ जाओ इसके एडवांटेजेस में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसलिए जब रट्टा नहीं मानना पड़े कि मैम हमको तो समझ में तो आया नहीं। तो आप समझो एनालॉग सिग्नल वेव्स के फॉर्म में जाते थे, जबकि यहाँ पे बाइनरी डिजिट 0 और 1 के फॉर्म में सिग्नल ट्रांसमिट होने लगे। तो यहाँ पे जो एरर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत इजी है। अगर 0 0 में सपोज ये वाला 0 कट गया, सिग्नल यहाँ पे कटेगा, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना फॉर टेक्निकल एक्सपर्ट, तो कंप्यूटर इंजीनियर, इनके लिए बहुत इजीली पता चल जाता है उनको कि मैसेज कहाँ पे खराब हुआ है, मैसेज कहाँ पे डिस्टॉर्ट हुआ है, और वो इस एरर को डिटेक्ट करके फटाफट करेक्ट भी कर देते हैं। तो क्या होता था, एनालॉग सिग्नल्स में जब तक ये वेव्स आती थी, इनका एरर कहाँ पे जनरेट हुआ, एरर स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो ही नहीं पता चलता। तो इसलिए डिजिटल सिग्नल में बहुत इजी हो जाता है करेक्शन एंड डिटेक्शन। As compared to analog signals, it is easy to save and retrieve digital signals. अब उसको सेव करना और रिट्रीव करना, वापस से निकालना भी बहुत इजी है। आप कुछ समझो, आपके पास यूट्यूब है, इजीली आप डाउनलोड कर लेते हो, सेव हो जाते हो सिग्नल, और वापस जब भी आपको देखना आप उसको देख सकते हो, रिट्रीव भी कर सकते हो। And digital signals, the configuring process is easy, configuring process भी easy होता है। देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, पॉइंट नंबर EFG, पॉइंट नंबर
EFG, ये तीनों ही आपके क्या है बेटा, ये तीनों एक तरीके से टेक्निकल टर्म है। तो मैम हम इनको याद करें क्या, हाँ बस याद कर लो, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लाए ये क्या है क्या है क्या है। अगर वो एनी एडवांटेजेस पूछता है तो आप इजी वाले एडवांटेजेस लिख सकते हो, ऊपर 4 वाले आप ये टेक्निकल टर्म्स से क्यों, बट आपके सिलेबस में दिए हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा दे रही हूँ। अगर आप इनको नहीं भी करो तो वेरी लेस इम्पोर्टेंट, तो ऐसा कुछ नहीं टेक्निकल क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देयर इज अ स्टैंडर्ड एनकोडिंग टेक्निक, एनकोडिंग टेक्निक की स्टैंडर्ड रहती है, तो सिमिलर डिवाइसेस को आप यूज कर सकते हो। हाँ, डिजिटल सिग्नल्स में मैंने आपको सब में बताया कि बाइनरी डिजिट्स जैसे 01 01 10 10 है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड एनकोडिंग टेक्निक के लिए आप एक ही डिवाइस को बार बार भी यूज कर सकते हो। एक ही डिवाइस कैसे, जैसे सपोज आपके पास एक डिवाइस आ गया, आपके पास सेटअप आ गया, कंप्यूटर आ गया, पीसी आ गया, आपके पास आईपैड आ गया आपके पास, अब आप क्या करो, उसी से बार बार आप तरह तरह के कम्युनिकेशन अलग अलग करते रहो। आपको वीडियो बनाना है उसी से कर लो, चैट करनी है उसी से कर लो, वीडियो चैट करनी है उसी से कर लो, आपको ब्लॉग लिखना है उसी से लिखिए। तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू अलग अलग चीजों के थ्रू उन्हीं सेम चीजों को यूज कर सकते हो। तो ये खर्चा इसमें आपका बार बार सेटअप करते हो कम है। नेक्स्ट लास्ट एडवांटेज देखेंगे अपन लोग यहाँ पे, लास्ट एडवांटेज क्या है अपना, the probability of crosstalk is significantly less in digital communication। ये तो चांसेस है क्रॉस टॉक के, क्रॉस टॉक का मतलब क्या होता है, जैसे अपन कभी कभी क्या करते हैं, जैसे किसी को टेलीफोन करते हैं, ठीक है, अपन ने टेलीफोन किया, अब ये टेलीफोन क्या हुआ किसी और को लग गया, अपन ने मैंने मेरे मामा जी को टेलीफोन, अब मामा जी की जगह टेलीफोन लग गया किसी भी एक्स पर्सन, अब वो बोल रहा हाँ भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ आप कौन बोल रहे हो, मैंने तो मेरे मामा को फोन किया, तो ये कैसे हो गया, क्योंकि क्रॉस कनेक्शन हो जाता है कभी कभी कम्युनिकेशन, नेटवर्क में इश्यू आ जाता है। हाँ अपन बोलते हैं यार ये तो गलत होने लगता है, नेटवर्क में इश्यू, तो ये कभी कभी हो जाता है, तो क्रॉस टॉक बोलते हैं एक जना बात कर, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है फोन तो सही जगह लगा पर आवाज 3 जनों से आई है, उसको भी बोलते हैं क्रॉस। तो इसके चांसेस टेलीफोन में ज्यादा थे बिकॉज वहाँ एनालॉग सिग्नल यूज हो रहे थे, बट अब अपन जैसे अगर डिजिटल यूज करते हैं, जिसमें अपन इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं 5G 4G, इसमें बिल्कुल भी चांस नहीं है बेटा कि क्रॉस टॉक होगी। जो मैसेज मैंने जिस ईमेल आईडी पे भेजा, जो ड्राइव का लिंक मैंने आपको दिया है, जिस नंबर पे मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया है वो उसी नंबर पे जाएगा, ऐसा नहीं है किसी और नंबर पे गलती से चला, it cannot happen, it will not happen, probability is very less, okay, so these are the advantages, you can see ये advantages हैं यहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन। अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस, क्योंकि देखो बच्चा अगर एडवांटेजेस होंगे तो आप पकड़ के चलो कि उस चीज के डिसएडवांटेज भी होंगे ही होंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज हाई पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन क्या होगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा, सब चीज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, पावर से चलती है, जो पावर का कंजप्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा होने वाला है। सेकेंड, देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर सिंक्रोनाइजेशन इन केस ऑफ सिंक्रोनस मॉड्यूलेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ये अपन ने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, लास्ट टॉपिक में भी देखा था सॉरी। तो इसमें क्या होता है बेटा, दोनों को यानी कि सेंडर एंड रिसीवर दोनों को सेम टाइम पे मौजूद होना जरूरी है फॉर बेटर कम्युनिकेशन इन केस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन। अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, क्या दोनों को सेम टाइम पे ऑनलाइन आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, मुझे दिखती नहीं। व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल करो, तो चलो व्हाट्सएप मैसेज पे तो आपने भेज के छोड़ दिया, सिंक्रोनस से बाद में भी पढ़ लेगा क्योंकि रिटर्न है, लेकिन जब आप ओरल कर रहे हो, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो उसमें जरूरी है कि सामने वाला भी सेम टाइम पे यहाँ पे मौजूद रहे, अदरवाइज यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। दिस इज द डिसएडवांटेज। नेक्स्ट
सैम्पलिंग एरर बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। सैम्पलिंग एरर क्या होता है देखो, समझो यूट्यूब पे सपोज मैंने मेरा वीडियो अपलोड किया, ठीक है, मैंने अपलोड किया, अब वीडियो था टोटल यहाँ पे 30 मिनट का। अब मैंने क्या किया यहाँ पे बेटा, 30 मिनट की जगह पर 30 मिनट के प्लेस पर शुरुआत के 10 मिनट को एक बार ऑन करके देखा। ऑन करके देखा, वीडियो को अपलोड करने के बाद हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। यानी मैंने क्या किया, कुछ सैंपल पे यहाँ पे मैं रिलाई कर रही हूँ कि हाँ मेरा वीडियो तो ठीक ही चल रहा है और मैंने पूरा अपलोड कर दिया। बाकी का मैंने नहीं देखा, सिर्फ सैंपल पे रिलाई कर। अब मुझे बाद में पता चलता है कि ओ नो, मेरा वीडियो के जो लास्ट 10 मिनट है वो प्रॉपरली यहाँ पे नहीं शो रहा है, रन नहीं कर रहा है, वीडियो में कुछ एरर आ रहा है। तो इसको बोलते हैं बच्चा सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर का मतलब ये हुआ कि शुरुआत में जो रिकॉर्डिंग या जो अपलोडिंग थी वो सही हुई थी, लेकिन बाद में जो थी वो सही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है डिजिटल कम्युनिकेशन में कि आप थोड़ी चीज को देख के डिसीजन ले लो और बाद में प्रॉब्लम आ जाए। नेक्स्ट ड्रॉबैक, digital communication require analog to digital conversion at a high rate। डिजिटल कम्युनिकेशन में होगा क्या, पहले जाएंगे आपके एनालॉग सिग्नल, वो कन्वर्ट होंगे डिजिटल सिग्नल्स में, तब जाके डिजिटली उस पर्सन को मिलेंगे वो सिग्नल। तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली कन्वर्जन बहुत ज्यादा होगा एनालॉग से डिजिटल एनालिसिस में, टाइम वेस्ट होगा। तो टेक्निकल टर्म में इसका फोकस मत करें। Next, there can be possibility of miscommunication if the user doesn't understand। ये ऐसा होगा कि मैम आप बोलोगे कि मिसकम्युनिकेशन तो हो नहीं सकता, हो सकता है अगर वो समझा ही नहीं सकता। यूजर बेटा कुछ भी नहीं समझ रहा है, यहाँ पे यूजर नहीं समझ रहा है तो फिर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, कितना समझ आया? ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, व्हाट इज डिजिटल कम्युनिकेशन, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दोनों ही चीज आपको माइंड में रखनी है। आगे आ जाता है डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल्स का बिजनेस। यानी कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो व्हाट आर द चैनल्स अवेलेबल टू यू फॉर डूइंग डिजिटल कम्युनिकेशन। अगर आप अपने स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो किस किस प्रकार के ऑप्शन चैनल अवेलेबल है। चैनल मतलब तरीके, मेथड आपके पास है फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन। ओके, वन बाय वन देख लेते हैं। काफी सारे मेथड्स होते हैं, सभी मेथड्स को वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट है सोशल मीडिया, सबसे इजी मेथड सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में आप क्या क्या आ सकता है, आपका फेसबुक पता है आपको, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन वगैरह वगैरह। इस सेक्टर अब इससे ज्यादा तो आप मेरे से ज्यादा तो आप जानते हैं सबके बारे में। तो ऑब्वियसली मैं भी यूज करती हूँ, मैम आप यूज करते हो। देखो इट्स द डिजिटल एरा, तो सभी को ये कम्युनिकेशन का मीडियम यूज करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। बस ये कि सोशल मीडिया को थोड़ा आप लोग ना अभी लिमिट कर दो, बिकॉज आपको अभी टारगेट है कंपनी सेक्रेटरी बनना। तो ऐसा नहीं कि अभी तो पढ़ाई करनी है ना बच्चा बहुत सारी, तो उसको लिमिट करना, बाकी कोई बुराई नहीं है, इसको बेस्ट मीडियम पास करना। तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा है। सोशल मीडिया पे क्या होता है, अपन अपने व्यूज बता सकते हैं, अपन कुछ पोस्ट कर सकते हैं, फोटोज अपलोड कर सकते हैं, अपन एक फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मीडियम है कम्युनिकेट करने का। बिजनेस मैन के लिए कैसे, देखो वो अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन वगैरह पे या मतलब जो भी है यूट्यूब वगैरह पे अपने बिजनेस में लिंक कर सकता है। प्लस उसके कस्टमर्स वहां पे आ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, कस्टमर्स को कोई अलग से ऑफर देना है वो वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मिलने को मिलेगी। सेकेंड इज योर ईमेल मार्केटिंग। ये भी बहुत चल रहा है आजकल। क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग मैसेज तो है ही तरीका, पर ईमेल में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन अभी इन हाउस डिजिटल मार्केटर्स यूज कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कस्टमर्स ढूंढते हैं और ईमेल कर देते हैं उन सबसे डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में, मेल बॉक्स में
एक ईमेल आता है किसी भी रैंडम बिजनेसमैन के थ्रू कि उनके पास में क्या क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे आर ऑफरिंग, कितनी रेट पे वो लोग बेच रहे हैं, वो डिस्काउंट और टर्म्स दे आर गिविंग यू, क्या उनके पास कोई कॉम्बो ऑफर वगैरह तो नहीं है। तो वो सारी चीजें आपको बता देते हैं और उस ईमेल को पढ़ के जो बहुत सारे लोग हैं बहुत कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको अच्छा लगने लगता है। ओके, नेक्स्ट ब्लॉग। ब्लॉगिंग भी बहुत अच्छा तरीका है, पब्लिश कर दो आप अपने आइटम को, आप आपके कंटेंट को कैसे कर सकते हैं ये। अगर आपको अपनी ऑडियंस तक पहुंचना है तो आजकल ब्लॉग बहुत पॉपुलर है। आपके दिमाग में जो थॉट्स है, आइडियाज है, आपके माइंड में आइडियाज है, आपको एक पेज लिखना है, आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी चीजें बतानी है, उसके एडवांटेजेस के बारे में, आपको कोई होटल के बारे में अपना अच्छा बताना है, तो आप क्या करो, इसके ब्लॉग लिखो। इसमें टाइप करना होता है, मोस्टली टेक्स्ट वगैरह जाता है, हाँ फोटो वगैरह भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो आप। अब क्या होगा, जब भी कोई ऑडियंस, जनरल पब्लिक उससे रिलेटेड कंटेंट गूगल पे या किसी और नेट सर्फिंग पे सर्च करेगी तो वो ब्लॉग ही चल के आएगा। वो आपके यहाँ पे उनको पता चल जाएगी अगर वो टाइप के वीडियो उससे रिलेटेड तो सर्च करें। तो आप क्या कर सकते हो, पब्लिकेशन कर सकते हो ब्लॉग से, इसलिए आप ऑडियंस तक अप्रोच कर सकते हो। द आइडिया ऑफ ब्लॉग इज टू एक्सपोज योर नॉलेज। आप अपनी नॉलेज बताओ, आपके बारे में आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, आपको कम्युनिकेशन, मुझे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आता है, मैं उसके ऊपर ब्लॉग पब्लिश करती हूँ। जो जो ऑडियंस इसमें इंटरेस्टेड होगी वो उसको पढ़ लेगी, देख लेगी कि हाँ ये वाला ब्लॉग में क्या लिखा है, क्या इंफॉर्मेशन शेयर करें। Not only on subject in which you are recognized, but also covering general topics. जनरल टॉपिक्स पे भी ब्लॉग्स बनाए जाते हैं, खाने पीने के ऊपर, ड्रेस के ऊपर, कलर्स के ऊपर। अच्छा, दिवाली आ रही है, दिवाली के ऊपर ब्लॉग लिख दिया, होली के ऊपर ब्लॉग लिख दिया, कुछ भी आप कोई भी टॉपिक ले उसके ऊपर आप एक ब्लॉग लिखो और उसको यहाँ पे ऑडियंस तक अपनी इजीली पहुंचा सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट फोर्थ चैनल है अपना वेबसाइट। ये थोड़ा सा देखो कॉस्टली रहने वाला है क्योंकि ईमेल वगैरह तो आप इस तरीके से फ्री समझो, लेकिन जब आप वेबसाइट बना रहे हैं तो कॉस्टली प्लस टेक्निकल यहाँ पे चीजें देते हैं। ब्लॉग वगैरह भी लिखने के लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। ईमेल तो क्या है, बहुत जनरली बच्चे भी सीख जाते हैं, इवन आपके सिलेबस में जैसे भी ईमेल राइटिंग तो आप भी सीख जाओगे ईमेल। और सोशल मीडिया तो मैम हम फर्स्ट क्लास में सीखते हैं तो वो तो सिखाना नहीं, लेकिन देखो वेबसाइट बनाना, उसको मेंटेन करना, मैनेज करना, ये चीजें थोड़ी सी टेक्निकल है। इनके लिए वेबसाइट के यहाँ पे क्रिएटर्स होते हैं और उनको ही अच्छे से वेबसाइट को डेवलप करना और मेंटेन करना। तो अगर कोई बिजनेसमैन अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है, ऑप्शन है यहाँ पे, बना सकता है, उसको वो सारे अपनी डिटेल्स पे शो कर लेगा। बट हो सकता है उसके लिए उसको खुद को नहीं बनानी आती तो वेबसाइट बनाने के लिए चार्जेस यहाँ पे पे करने पड़ेंगे जो थोड़ा कॉस्टली है। ओके, योर कंपनी वेबसाइट सर्व एज अ प्री रिक्विजिट फॉर योर बिजनेस। आजकल तो आप देखिए हर कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी भी इंडिया में अगर होगी तो उसके लिए मैंडेटरी कर दिया है लोगों ने कि आप अपनी वेबसाइट पे आप जनरल डिटेल्स, कंपनी का एमओए, एओए, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी क्या काम करती है, प्रपोज करती है, जनरल डिटेल्स। It is where customers go to judge where you are credible or not. कस्टमर वेबसाइट को देख के ही जजमेंट करते हैं उस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी कितनी क्रेडिबल है, कि क्या इसकी इमेज है मार्केट में। इसकी वेबसाइट का पेज देख के दे गेट एन आइडिया अबाउट द बिजनेस लेवल ऑफ द कंपनी एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल कस्टमर फेसिंग कम्युनिकेशन। और कस्टमर सबसे पहले किसी भी कंपनी का देखो ईमेल तो अगर आएगा ना कस्टमर के पास तो हो सकता है कि वो ईमेल को ओपन ही ना, और ईमेल से इतना कन्विंस नहीं होंगे। वो सबसे पहले बिफोर entering into the business with the company they search the website। तो कंपनी की वेबसाइट देखते हैं कैसी, वेबसाइट पे क्या क्या डिटेल्स है। तो वेबसाइट को जरूर ये लोग सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये एक आपका फेस है कंपनी का। देखो जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, एक गेट होता था ना कंपनी का,
जाके देखते थे अरे वाह इतना बड़ा गेट है, इतना सुंदर गेट है कंपनी का, इतनी सुंदर बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अंदर जाके देखा वाह लैविश कंपनी का लेवल पता चला। वैसे ही आज के जमाने में डिजिटल एरा में आपका फ्रंट पेज क्या है कंपनी का, आपकी वेबसाइट को जाके देखो कि हाँ भाई आपकी कंपनी का लेवल क्या है। उस वेबसाइट से उनको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितने पुराने हैं आप, मार्केट में आपको क्या चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मीडियम ऑफ चैनल है कम्युनिकेशन करने का वीडियो। वीडियो में आप क्या करो, थोड़ी बहुत एक्टिंग करो और एक अच्छा सुंदर सा वीडियो बना लो जिसमें आपको जो भी मैसेज ड्रॉप करना है या कोई एडवर्टीजमेंट ड्रॉप करना है वो ड्रॉप कर दो। अब इस वीडियो को आप यूट्यूब पे डाल सकते हो या फिर टीवी पे चला सकते हो या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया पे जैसे ब्लॉगिंग वगैरह भी है, अपनी वेबसाइट पे भी वीडियो वगैरह पोस्ट कर सकते हो। इन एडिशन टू बीइंग फास्ट एंड अट्रैक्टिव, दिस टाइप ऑफ कंटेंट facilitates the understanding of the message। तो मैसेज अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके क्लाइंट्स को अगर आपको वीडियो बना दें। तो इससे होगा क्या, फास्ट मीडियम पता चल जाएगा, अट्रैक्टिव भी रहेगा, लोगों को मजा आएगा, अरे यार वीडियो देख, इस कंपनी का वीडियो देख, इस प्रोडक्ट से पहले इसका वीडियो लॉन्च कर। As to the communication channels, they are essential to create a content marketing strategy। तो वीडियो बनाने से पहले स्ट्रैटेजी सोचो, कंटेंट सोचो। देखो ऐसे फालतू वीडियो नहीं चलना, वो तो आप जैसे लोग अगर कुछ भी डालोगे कुछ भी चल जाए सोशल मीडिया में बैठे तो देखते, बट बिजनेसमैन के लिए वीडियो बनाना इज अ टफ टास्क, बिकॉज उनको एक स्ट्रैटेजी सोचनी है उसके लिए कि हाँ एक अच्छा वीडियो हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है रिगार्डिंग। एक्सटर्नल कंप्लाइंस चेक, ये भी देयर इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट with your audience if they have complaint। अगर उनके पास कोई कंप्लेंट, बिकॉज देखो आजकल बिजनेसमैन ना ऐसा नहीं कि हमारे में कम्युनिकेशन सुनना नहीं, आजकल हर बिजनेस में आपको फीडबैक या रिव्यू या कंप्लेंट, इफ यू आर फेसिंग एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट में आपको कुछ कंप्लेंट या फिर उनकी सर्विसेज आपको इतनी एप्रोप्रिएट नहीं लग रही है उसमें भी आपको कंप्लेंट है, तो आप अब उनके कंप्लेंट चैनल पे पोस्ट करें, उस फीडबैक फॉर्म को भरो, रिव्यू फॉर्म को भरो। इवन आप सोचो गूगल जैसी बड़ी कंपनी, आपने देखा होगा गूगल जैसी बड़ी कंपनी भी गूगल रिव्यू चलाती है और वो उससे क्या मांग रही है, उनकी कंपनी का खुद का रिव्यू मांग, ताकि उनको पता चले कि हमारा रिव्यू कैसा है। बहुत सारे लोग इसमें लिखवाते हैं, बहुत सारे लोग यस नो फॉर्मेट में रिव्यू देते हैं, बहुत सारे लोग आजकल स्टार पूछने लगे कि हमारा गूगल का रिव्यू आपको कैसा लगा, यहाँ पे ना 5 स्टार बना देंगे कि 5 स्टार में से आप क्या रेटिंग देते, रिव्यू दो हमारे वेबसाइट, हमारे चैनल को रिव्यू दीजिए प्लीज रिव्यू। तो अब इस रिव्यू से उनको पता चल जाएगा कि किस लेवल पे कस्टमर्स या ऑडियंस सेटिस्फाइड। अगर उन्होंने 5 आउट ऑफ 5 दे दिए तो उनको पता चल जाएगा अरे वो हमारा बढ़िया चल रहा है, इसी तरह चला। लेकिन किसी कस्टमर से सपोज 2 स्टार पे ओके, किसी कस्टमर ने बोला भैया 5 तो नहीं, ओनली हम देंगे यहाँ पे 2 आउट, तो उनको पता चल जाएगा अरे यार ओनली फॉर 2 स्टार हमको मिला है, तो हमारा रिव्यू अच्छा नहीं आया, तो मतलब कंप्लेन है लोगों को हमसे, हमको थोड़ा बेटर करने की आवश्यकता है। ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट होती है, येल्प करके भी वेबसाइट यहाँ पे चलती है पॉपुलर, जिससे भी पता चलता है। और भी बाकी चीजें आप पोस्ट कर सकते हो। अगर आप डिससेटिस्फाइड हो उससे तो आप अपना डिससेटिस्फैक्शन शो कर सकते हो। अगर कस्टमर भी खुश नहीं है तो कोई भी बिजनेसमैन देखो कभी भी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए बिजनेसमैन के लिए आजकल ये कम्युनिकेशन चैनल भी बहुत अच्छा है कि आप कस्टमर से उनका फीडबैक, रिव्यू, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल, रेटिंग वगैरह पूछ, अगर वो नहीं है सेटिस्फाइड तो वो आपको बता देंगे, पोस्ट कर देंगे और फिर आप क्या कर सकते हो, उनके कस्टमर की प्रॉब्लम समझ के चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अपने एक्शंस को चेंज करोगे तो आपको पता चलेगा अरे वाह अब जो नया एक्शन हमने लिया है उससे कस्टमर बहुत हैप्पी, दे आर वेल। ओके, नेक्स्ट अपना कम्युनिकेशन का मीडियम है फोन का।
क्या करें, उनको व्हाट्सएप पे कॉल करना चालू कर दें। अच्छा, नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, और भी अलग अलग यहाँ पे मेथड है कॉलिंग करने के लिए। फोन आता रहता है, हेलो हम आपका कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, हम आपको नई ऑफर देना चाहते हैं मैम। बैंक वालों से कॉल आता है, हमारे पास नया स्ट्रैटेजी है आपके लिए। तो व्हाट इज दिस, ये एक बहुत क्विक मीडियम है सबसे पहली बात तो, क्योंकि यहाँ फटाफट काम हो जाएगा, क्विक फोन कॉल हो जाएगा। कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर सकते हो आप, जिस भी क्लाइंट से बात करो अगर वो कंफ्यूज है अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज तो क्वेश्चन पूछ लेंगे और उसको फोन कॉल पे कंफ्यूजन क्लियर। और आप न्यू इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है या हम इस प्रकार नई प्रकार की सर्विस लाए हैं आपके लिए, क्या आप इंटरेस्टेड हैं उस सर्विस को लेने में, ऐसा आप पूछ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे बेस्ट है फोन कॉल करना। कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हो आप। कॉन्फ्रेंस कॉल से पता है क्या होता है, एक साथ एक से ज्यादा लोगों को कॉल कर, 5 6 10, हाँ व्हाट्सएप पे मैम करते जो। हाँ, तो ये भी एक अच्छा मीडियम है कि आप एक साथ सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लियाओ और आपको जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है वो दे दो, और प्लस अगर उनको भी कुछ कम्युनिकेट करना है, टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। देखो फोन कॉल में आपका टू वे कम्युनिकेशन है, बाकी अपन ने भी जितने भी देखे दे ऑल आर वन वे कम्युनिकेशन ना, पर सोशल मीडिया भी टू वे है यहाँ पे, ये वन वे। लेकिन फोन कॉल तो सबसे बेस्ट है, इसमें तो हमेशा दो जने बात करेंगे, दोनों साइड से टू वे कम्युनिकेशन चलता रहे। नेक्स्ट इन पर्सन। इन पर्सन मतलब फेस टू फेस बात करें, चाहे कितना भी जमाना चेंज हो जाए, डिजिटल हो जाए मैम, इंटरनेट हो गया सब कुछ, लेकिन अभी भी बेस्ट कम्युनिकेशन फेस टू फेस है। जब आप चाहते, आपका सेल्समैन चाहते फेस टू फेस लोगों से कॉन्वर्सेशन करता है, या आप जाके किसी ऑडियंस से बात करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट है बेटा, वो कभी भी यहाँ पे आपके फेसबुक के इम्पैक्ट या यूट्यूब के वीडियो से नहीं आता। तो आप खुद जाके अपने सेल्समैन, अपनी टीम को भेजिए और उनसे डायरेक्टली बात करवाइए फेस टू फेस, ठीक है। इन पर्सन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन होगा, इसमें रिटर्न नहीं होगा, बात करोगे, माइक लेके कर सकते हो, आमने सामने बैठ के कर सकते हो, एक साथ ऑडियंस को बुला के कर सकते हो, प्रैक्टिकली बात कर सकते हो। So verbal communication are some of the most common and effective communication channels. Verbal communication सबसे common है और सबसे effective है। Talking to someone in person allows you to both use verbal and non-verbal cues that improve the quality and accuracy. देखो जब अपन किसी से बात करते हैं तो अपन अपने वर्बल तो यूज कर ही सकते हैं, प्लस जिससे भी अपन को नॉन वर्बल चीजें आती है, हैंड्स मूवमेंट आती है, आईज से मूवमेंट आता है, टोन आता है, फेशियल एक्सप्रेशन आता है, उनको भी अपन अच्छे से यहाँ पे उनको समझा सकते हैं, उस पर्सन से कन्विंस कर सकते हैं, वो बिजनेस में उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे कन्विंस। तो ये भी एक अच्छा मीडियम है, अभी पुराने जमाने से चला आ रहा है और डिजिटल में भी चलता है। लास्ट मीडियम लास्ट चैनल अपन को पढ़ना है, दैट इज कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस क्या होती है मैम, आप उनको कस्टमर केयर नंबर दो, इसमें आएगा आपका कस्टमर केयर नंबर, हाँ कॉल सेंटर वगैरह, ये सही बोल रहे हैं आप बेटा, कॉल सेंटर वगैरह का यहाँ पे एक नंबर होता है कि भाई अगर कस्टमर जो ऑलरेडी कस्टमर बन चुके, देखो अभी ऊपर तो अपन ना सबको एडवर्टीजमेंट और फोन कॉल कर करके कस्टमर बनाना चाहते हैं, बट जो ऑलरेडी आपके कस्टमर है वो कस्टमर उनको भी सेटिस्फाई रखना जरूरी है, तभी तो वो आपके बिजनेस में रिटेन रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक आपके साथ ही प्रोडक्ट की डीलिंग वगैरह करेंगे, अदरवाइज वो तो चले जाएंगे आपसे डिससेटिस्फाई होकर। तो इन कस्टमर्स के साथ में आप उनको सर्विस दे सकते हो, सर्विस में क्या दे सकते हो, एक्स्ट्रा चीज दे सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, उनकी बात सुन सकते हो, यहाँ पे बेसिकली उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल कर सकते हो, उनके डाउट्स को हैंडल कर पड़ते हैं। This service is often the gateway for the user who goes beyond customer service to clarify their doubts and solve their problems. कस्टमर सर्विस में अपन क्या करते हैं, उनको एक गेटवे देते हैं जिसमें वो अपने डाउट्स को
आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। इन एडिशन टू एंटिसिपेटिंग पॉसिबल डिफिकल्टी, जितनी भी पॉसिबल डिफिकल्टीज आने वाली है वो अपन को पहले से पता चल जाएगी उन कस्टमर्स की, और अपन अपने बॉटलनेक यानी कि अपन अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढ सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं कि कौन से डाउट्स उनको आने वाले हैं कैसे। तो एक कस्टमर का फोन है, उसको डाउट आ रहा है रिगार्डिंग द बटन, आप कोई चीजें बेचते हो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और उनके बटन में उसको डाउट है, तो आपको ये बॉटल नहीं पता चल जाएगा यार ऐसे तो सब कस्टमर्स को डाउट आ सकता है। तो इससे पहले ही आप क्या करोगे, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो पब्लिश कर दोगे कि हमारे इक्विपमेंट को आपको ऐसे यूज करना है, आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको ये पता चल गया उससे कि एक कस्टमर को डाउट आया और भी कस्टमर को डाउट आ सकते हैं। तो आप उनको कैसे सर्विस ऑफर कर सकते हो, ईमेल करके, फोन करके, चैट करके। आजकल तो देखो चैट सबसे मोस्ट पॉपुलर हो गया, ग्रुप चैट्स होने लगे, फ्री चैट्स होने लगे। बिजनेसमैन जो अपने सारे कस्टमर्स का एक ग्रुप बना लेगा, एक ग्रुप पे मीटिंग कर लेगा, गूगल मीट पे मीटिंग अनाउंस कर देगा, सब जनों से मिल लेगा। अच्छा, ग्रुप में चैटिंग हो सकती है, व्हाट्सएप ग्रुप बना देगा, आपको जिससे भी दिक्कत है उसमें डालो, उसको सोल्यूशन वापस मिल रहा है। ईमेल कर सकता है, कैसे भी करके कर। ओके, समझ आया? आज अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने लिया था टॉपिक डिजिटल कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहले ये स्टडी क्या होता है, फिर देयर वर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पढ़ भी कुछ अपन ने, एंड फाइनली अपन ने पढ़ा कि व्हाट आर द वेरियस डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर बिजनेस, और इनमें से मैंने कौन सा सेलेक्ट करना है, तो वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले आपको अपना बजट देखना पड़ेगा बेटा, इसके लिए आपका बजट क्या बोलता है। फिर आप देखो यहाँ पे आपका मैसेज कैसा है, ओरल है तो आप ऑब्वियसली इन पर्सन या फोन कॉल को प्रेफर करो, रिटर्न है तो ईमेल, ब्लॉगिंग वगैरह है, वीडियो है तो सोशल मीडिया, या फिर आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फैमिलियर वीडियो। इन तरीकों से आप जितने भी चैनल है इसमें से बेस्ट है। अब देखो एक चैनल कोई भी बिजनेसमैन यूज नहीं करेगा, इन मेथड्स का ना कॉम्बो ऑफर है। कॉम्बो मतलब क्या, एक बिजनेसमैन आप सोच सकते हो सोशल मीडिया यूज कर लिया, बस बैठा है, बाकी फोन कॉल कर ही नहीं रहा, ईमेल किसी को कर ही नहीं रहा, कोई कस्टमर सर्विस दे ही नहीं रहा, सब चीज पैरेलली साइड बाय साइड चलती है। कैसे, सोशल मीडिया अपनी जगह एक्टिवेट रहता है, ब्लॉग्स भी चल रहे हैं यहाँ पर, ईमेल्स भी हो रहा है लोगों को, यहाँ पे वेबसाइट भी अपनी बनाई हुई है, वीडियोस भी यहाँ पे डेली के डेली पोस्ट हो रहे हैं। तो सब काम अपने अपने साथ चल रहा है, तभी जाके एक प्रॉपर मार्केटिंग प्रमोशन चैनल डेवलप हो पाता है इन टुडेज कॉम्पिटिटिव। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? यस। तो अब चलते हैं आगे। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट मतलब क्या, जैसे रोज हम कुछ टर्म्स करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, कस्टमर 4 इसी के साथ में कवर कर रही हूँ। तो कुछ हम टर्म्स आज भी देखते हैं। अपन ने एक ए तो एप्पल कल कंप्लीट कर लिया था। नाउ आई एम टेकिंग बी फॉर ओके स्टार्ट। तो सबसे पहला टर्म है अपना 38 नंबर पे अपन पहुंचते हैं, बैड अकाउंट का वर्ड है। किसका वर्ड है ये? कैसे देखो, आपने किसी को यहाँ पे लोन दिया, आपने क्या दिया बेटा, किसी को उधार दिया, आपने से सपोज 1 लाख रुपीज का यहाँ पे लोन दिया। अगर वो पर्सन ने लोन का रिपेमेंट कर दिया तब तो ठीक है, बट अगर वो पर्सन इसका रिपेमेंट करने से मना कर, या फिर आपको आइडिया हो जाता है कि यार इस पर्सन के पास तो पैसे भी नहीं है, ये रिपेमेंट नहीं कर पाएगा, मेरा उधार भी नहीं चुका पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस डेट को गुड डेट नहीं मान के बैड डेट मानना है। बैड डेट मतलब बुरा डेट, बुरा डेट मतलब लॉस हो गया आपको। तो अकाउंट से अपन जितने भी अपने डेटर्स होते हैं सबसे पहले उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कितने डेटर्स जो है यहाँ पे वो बैड डेट में कन्वर्ट
कई सारे बैंकिंग के लोग भी ऐसा ही करते हैं, लाइक दिस। तो सी द डेफिनेशन, an open account balance or loan that is proved to be impossible to collect। आपका कोई अकाउंट है डेट का, या फिर आपका कोई लोन है, या कोई बैलेंस आप किसी से मांगते हैं, पैसा मांगते हैं आप किसी से, एंड नाउ आपको अब ऐसा लग रहा है प्रूव हो चुका है ऐसा, वो इंसॉल्वेंट हो गया पर्सन, या उसके पास मनी नहीं है, या वो मिल नहीं रहा है आफ्टर डू सर्च, तो यू गेट एन आइडिया कि इट इज इम्पॉसिबल टू कलेक्ट द अमाउंट। तो उस अकाउंट को बैंक वाले या कोई बिजनेसमैन कंसीडर करेंगे, टर्म करेंगे एज अ बैड, क्या बोलेंगे, एज अ बैड। तो इसमें कीवर्ड्स क्या हुए, कीवर्ड्स देखो बच्चा आप, क्योंकि देखो पूरी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, पूरी डेफिनेशन नहीं पूछने वाले हैं। What the question will come, they will write the definition, they will ask you the term। तो आपको टर्म याद रखनी, तो उसके लिए कीवर्ड याद रखो। जैसे आपको पता चल जाए कोई बैलेंस इम्पॉसिबल टू कलेक्ट, ये कीवर्ड है जो बनाना लाइन, तो इसको अगर आप याद रखोगे तो आप इजीली इस डेफिनेशन के आते ही वहां लिख दोगे बेटर। ओके सस्ता। 39 नंबर पर है बेल। बेल का मतलब क्या होता है, मूवीज में कभी देखा हो, टीवी में कभी देखा हो, एक चोर है, ठीक है, उसको पकड़ के पुलिस यहाँ पे ले गई। अब यहाँ पे अभी तक प्रूव नहीं हुआ, वो बिल्कुल प्रूव नहीं हुआ, बट हाँ उससे एलिगेशन लगे कि इसने चोरी करी है वगैरह। अब इस चोर का एक रिश्तेदार है, वो इसको पुलिस की कस्टडी से छुड़ाना चाहता है। क्या करना चाहता है बेटा, छुड़ाना चाहता है, तो उसको कुछ मनी देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बेल कराना। क्या बोलते हैं उसको, बेल कराना। और ये टेम्पररी रिलीज होता है, परमानेंट आपने छुड़ाया नहीं है, टेम्पररी आप 2 दिन 5 दिन के लिए बेल कर उसको घर पे लेकर आ गए हैं। रिश्तेदार को वापस जब भी बुलाया जाएगा हियरिंग के लिए वो कोर्ट में जरूर पेश होगा, ऐसा वो वादा करता है, साइन करता है, ठीक है। देखते हैं बेल मीन्स व्हाट, ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड। बेल को बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। मनी और प्रॉपर्टी गिवन टू द कोर्ट, कोर्ट को आप बेल में या तो कोई पैसा देते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी दे देते हैं फॉर द टेम्पररी रिलीज ऑफ एन डिपेंडेंट। जो एक डिपेंडेंट है जिसके लिए यहाँ पे केस चलने वाला है, जो अपने आप को बचाने की कोशिश करने वाला है, डिपेंडेंट जिसके ऊपर आरोप लगे लेकिन साबित नहीं हुए, उसको आप टेम्पररी कुछ समय के लिए रिलीज करा दो। तो आप कुछ मनी दे दो, प्रॉपर्टी दे देगा वो अपनी, एंड इंश्योर करेगा वो कोर्ट को, क्या साइन करके जाएगा, क्या डिक्लेयर करके जाएगा, दैट द डिपेंडेंट विल रिटर्न टू द कोर्ट। मैं वापस मौजूद हो जाऊंगा जब भी आप मुझे बुलाओगे, लेकिन अभी 2 दिन के लिए जाने दो, घर पे मेरी शादी है, तो अभी 2 दिन के लिए मुझे बेल दे दो कोर्ट प्लीज। तो कोर्ट यहाँ पे कुछ मनी या कुछ प्रॉपर्टी को रखवाएगा आपसे और सिग्नेचर करवा के आपको बेल दे देगा, आपको छोड़ देगा टेम्पररी रिलीज। ओके, 40 number term, balance sheet। Again account, very easy term, ये तो मैम हम 11th क्लास से पढ़ सकते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट मतलब एक तरफ लायबिलिटी, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। जनरली देखो बैलेंस शीट ऐसा नहीं है 1 year के लिए ही बनती है, जनरली 1 year या फिर कोई एक पीरियड हो, क्योंकि बैलेंस शीट फॉर अ पीरियड बनती है, बैलेंस शीट डेली नहीं बनेगी, फॉर अ पीरियड बनती है, कुछ समय के लिए बनती है। तो बैलेंस शीट क्या है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, फाइनेंशियल डेटा होगा यहाँ पे जिससे the financial statement generally prepared at the end of the period, usually the financial year showing the liabilities and net worth। तो तीन चीजें दिख जाएगी, assets, liabilities and net worth। ये assets का भी बाइफरकेशन होता है, यहाँ पे दिखती है ना, इस तरह बैलेंस शीट में दिखती है ना, सिंपल ही होती है ना बैलेंस शीट, तो अकाउंट से बनाते हैं। assets होते हैं यहाँ पे लायबिलिटीज होती है, ऐसे assets को भी आप फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, यहाँ कैपिटल वगैरह लिखा होता है, यहाँ करंट लायबिलिटीज, ऐसे करके पूरा जो एक डेटा होता है इसको अपन बैलेंस ऐसे। तो कीवर्ड क्या निकल के आया मैम यहाँ पे, देखो कीवर्ड क्या निकल के आया, अंडरलाइन। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें असेट्स लायबिलिटीज होती है और ये
पीरियड के लिए बनाया जाता है ये, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, बैलेंस एक दिन या डेली बैलेंस। नेक्स्ट है 41 बैंक। बैंक अकाउंट क्या होता है? वेरी इजी टर्म, कॉमर्स की टर्म है, जनरल टर्म है, आपको आती है ये टर्मिनोलॉजी। बैंक अकाउंट मीन हमारा एक बैंक में अकाउंट होगा जिसमें हम अमाउंट यानी कि मनी डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विथड्रॉ भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा अकाउंट है। बिकॉज देखो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट, लाइक सेविंग अकाउंट अलग तरीके से प्रोसेस होता है, टर्म या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट अलग तरीके से चलता है, करंट अकाउंट अलग तरीके से चलता है, बट ये सभी एक बैंक अकाउंट है आपका। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना बेसिक केवाईसी डिटेल्स लेकर जानी है और बैंक में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो बताओ सबके बैंक अकाउंट है क्या? यस मैम हमारे तो बस वही तो है बैंक अकाउंट, पढ़ लेते हैं की टर्म क्या है। अ बैंक अकाउंट अलाउज अकाउंट होल्डर टू डिपॉजिट, डिपॉजिट कर सकते हो आप इस अकाउंट में। क्या मनी डिपॉजिट करोगे, मनी डिपॉजिट करोगे तो आपको क्या मिलेगा वहां से? इंटरेस्ट तो कमाओगे ना। एंड मेक चेक पेमेंट, और यहाँ से आप चेक का भी पेमेंट कर सकते हो, एनईएफटी, आरटीजीएस ना, किसी और को भी पेमेंट अगर करना है आपके अकाउंट से तो कर सकते हो। नहीं करना है, जितना भी आपका बैलेंस हुआ है उस पर जो बैंक है वो पीरियोडिकली आपको इंटरेस्ट पे कर देंगे, आपका फायदा हो जाएगा। तो ये होता है आपका बैंक। नेक्स्ट बैंक रेट, सब ये समझा। आपको पता है इंडिया में जो भी अपना ये बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर पूरा का इसमें सबसे टॉप यानी कि सभी बैंकों का अपेक्स अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। अब आरबीआई के नीचे ना सारे बैंक है, बैंक वन, बैंक टू, बैंक थ्री, ऐसे ना बहुत सारे बैंक, सबको कंट्रोलिंग अथॉरिटी आरबीआई करती है। अब कभी कभी क्या होता है, इन सब बैंक को ना पैसे की जरूरत है, इन सबके पास पैसा फिनिश क्या फिनिश हो गया, अरे नहीं इन सब ने अपन को लोन दिया होगा ना XYZ को, आम जनता को ये लोगों ने लोन दिया है, तो यहाँ पर इनके पास पैसा फिनिश हो गया। अगर पैसा फिनिश हो गया तो ये किसके पास जाएंगे? यहाँ पे ये जाएंगे आरबीआई के पास। आरबीआई 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 प्लीज हमको लोन दे, लोन लोन दे लो। क्या आरबीआई इनको लोन देगा? हाँ देना ही पड़ेगा, मदद कर रही है तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, नहीं तो बैंक वाले कहाँ से देंगे। तो क्या आरबीआई इनको फ्री में लोन देगा? क्या आरबीआई इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा? व्हाट डू यू थिंक? इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि आरबीआई क्या करता है, लोन तो दे देता है लेकिन इससे क्या लेता है बेटा? इंटरेस्ट। और इस इंटरेस्ट के रेट को यहाँ पे क्या बोला जाता है? बैंक रेट। क्या बोलते हैं इस इंटरेस्ट के रेट को? बैंक रेट। तो व्हाट इज बैंक रेट? इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय आरबीआई टू अदर बैंक। पढ़ते हैं यहाँ पे 42 नंबर पे, कौन से नंबर पे पहुंचते हैं? 42। The maximum lending or borrowing rate determined by RBI from time to time taking into account the state of आरबीआई डिसाइड करती है कि कीवर्ड है और ध्यान में रखना, और ये वो रेट होती है जिससे आरबीआई अदर बैंक को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है। आरबीआई देखो जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करती कभी भी नहीं। क्या अपन आरबीआई में अकाउंट खुला सकते हैं? नहीं, लेकिन जो दूसरे बैंक है वो आरबीआई में अकाउंट ओपन कराते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं, आरबीआई को लोन देते हैं। तो वो सारे ट्रांजैक्शन आरबीआई के साथ चले तो आरबीआई रेट डिसाइड करता है बोरोइंग की और लेंडिंग की, मतलब आरबीआई से पैसा लेना हो तो आरबीआई को पैसा देना हो, जब हो गया इंटरेस्ट रेट। और वो रेट टाइम टू टाइम चेंज होती है, डेली चेंज होती है एज पर द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो ना, जैसा क्रेडिट सप्लाई चल रहा है वैसे बैंक रेट को रिड्यूस भी कर देते हैं और बैंक रेट को इंक्रीज भी करते हैं। तो वो आरबीआई मनी कंट्रोल के लिए यहाँ पे अप्लाई करता है और बैंक रेट को ऊपर नीचे करता है। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है, टर्म है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? पासबुक हो सकती है या फिर एक न्यूज़पेपर भी होता है आजकल, जिसमें आपका जो भी पीरियड का आपको डिटेल्स चाहिए बैंक से, जो आपने बैंक अकाउंट खुलाया था ना पॉइंट नंबर 41 में, उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन यानी कि क्या क्या डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज है
वो यहाँ पे आपको शो कर देगा और फाइनल बैलेंस क्या निकल के आया वो भी आपको पता चल जाएगा। बिकॉज देखो सपोज आपने महीने भर में कुछ डेबिट भी किया है, क्रेडिट पैसा लिया दिया जमा कराया, विड्रॉल डिपॉजिट विड्रॉल डिपॉजिट विड्रॉल, तो वो सारी एंट्रीज यहाँ पे शो हो जाएगी स्टेटमेंट के अंदर। एंड फाइनल इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो भी इस स्टेटमेंट का आपको पता चल जाएगा, सो दैट आप नेक्स्ट मंथ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं फॉर द अमाउंट। देखते हैं a statement issued in loose leaf or passbook form by a bank। देखिए ये याद रखना, ये कीवर्ड, ये स्टेटमेंट इशू कौन करता है? बैंक कस्टमर को इशू कर रहा है, बैंक पब्लिक को इशू कर रहा है, बैंक पब्लिक को इशू कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट बैंक वाले पब्लिक को इशू कर रहे हैं। यहाँ पे पासबुक फॉर्म में भी हो सकते हैं, लूज लीफ में भी हो सकते हैं आपके, जिसमें डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज होंगी और फाइनल क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है वो भी यहाँ पे ये लोग मंथली मांग सकते हैं, क्या क्वार्टरली भी मांगते हैं मैम, भी मांगते हैं। वो तो एज पर द कस्टमर है, उसको जैसा भी पासबुक में एंट्री करानी है, डेली करानी है तो डेली करा लो, अगर किसी पीरियड की करानी है तो आप पीरियड का भी बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हो, बैंक विल प्रोवाइड यू फॉर। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी बैंकक्रप्सी। सुना है कभी? बैंकक्रप्ट हो गया और वो पर्सन तो बैंकक्रप्ट हो गया, हिंदी में बोला मैंने दिवालिया हो गया, कैसे बोला? अरे यार एक पर्सन अगर अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पाता और उसकी लायबिलिटीज एक्सीड हो जाती है उसके असेट्स से, ये कंडीशन है जिसमें देखो ये कंडीशन किसी पर्सन के ऊपर भी लग सकती है, आदमी के ऊपर या किसी बिजनेसमैन को, बिजनेस भी तो इंसॉल्वेंट हो जाता है ना। अभी आपने एक फर्म बनाई पार्टनरशिप फर्म, वो भी बैंकक्रप्ट हो सकती है। आपने एक कंपनी बनाई वो भी बैंकक्रप्ट हो सकती है। एलएलपी फॉर्म करी वो भी बैंकक्रप्ट हो सकती है। ऐसे इंडिविजुअल जीते जाते आदमी ए बी सी डी वो भी बैंकक्रप्ट हो सकते हैं। तो बैंकक्रप्सी की एक कंडीशन है जो किसी पर्सन या किसी बिजनेस के साथ होगी, तब होगी जब उसकी लायबिलिटीज एक्सीड कर जाएंगी। किससे एक्सीड कर जाएंगी? एसेट से, या फिर उनके डेटर्स जो है वो यहाँ पे अनेबल है अपना पैसा नहीं चुका पा रहे हो आप, तो आपको बैंकक्रप्ट बोला जाएगा लीगल टर्म्स में। क्या बोला जाएगा? आपको बैंकक्रप्ट होगा, आपके लायबिलिटीज बहुत ज्यादा आपको पैसा देना है। सपोज आप करो एक पर्सन मिस्टर है, उसके पास एसेट्स टोटल है ओनली फॉर 5 लाख और उसने मार्केट से जितनी भी लायबिलिटीज कलेक्ट करी हो 10 लाख की। तब आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, 10 लाख इज मोर देन 5 लाख। तो इस पर्सन को क्या मानेंगे यहाँ पे? बैंकक्रप्ट। ये तो बैंकक्रप्ट हो गया, तो अब ये क्या करेंगे? अब ये पे कर ही नहीं पाएगा, इसके सारे डेट्स को अनेबल चुप। अरे 45 बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? जब आप कोई अकाउंट बनाते हो बेटा, तो जितने भी असेट आपने यहाँ पे खरीदे उनकी वैल्यू तो लिखी होगी। जैसे मैं बिल्डिंग खरीद के लेकर आई 5 करोड़ की, तो आपने जो ये 5 करोड़ है ये बुक वैल्यू में आपको पकड़ना है या अमाउंट पकड़ना है। तो वैल्यू ऑफ एन एसेट, ये हमेशा एसेट की वैल्यू होगी, appearing in the books of accounts after the accounting process and it need not be the market value। देखो ना, मतलब दो वैल्यू होती है, एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जिससे आपने असेट को पुराने में रिकॉर्ड किया हुआ है जो चला आ रहा है, लेकिन मार्केट वैल्यू विच इज करंट रेट किससे नहीं है। जैसे बिल्डिंग आपने 5 करोड़ में खरीदी, आपने 5 करोड़ लिखा, लेकिन मार्केट में अब ये बिल्डिंग 10 करोड़ की हो गई, बट बुक वैल्यू अभी भी बुक से कितनी लिखी आ रही है? 5 करोड़। तो बुक वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो कि असेट की होगी, जो कि आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखी है, अपीयर हो रही है आपके बुक। नेक्स्ट 46 बुक कीपिंग। ये तो हम 11th क्लास में 12th क्लास में भी पढ़े थे ना। अकाउंटिंग का मेथड है ये जिसमें बुक्स रखी जाती है। सिस्टम जरा तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल बैलेंस, वही तो है ये बुक कीपिंग। A method of accounting that involves timely recording of all financial transactions of per business। ये एक रिकॉर्डिंग का मेथड है। क्या रिकॉर्ड करना है आपको? ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, बिजनेस के जितने भी बिजनेस। नेक्स्ट 47 बाउंस चेक। बाउंस चेक इसका एक और नाम होता है ना, यहाँ पे लिख सकते हो आप
डिसऑनर चेक। बाउंस चेक का मतलब होता है, जैसे सपोज करो मैं आपको बढ़ा रही हूँ, मैंने आपसे फीस मांगी और उस फीस के लिए आपने मुझे चेक दे दिया, चेक की जगह क्या दे दिया, चेक। अब इस चेक को मैंने बैंक में प्रेजेंट किया फॉर पे, और बैंक वालों ने इसको रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न करा, रीजन उन्होंने ये लिखा है रिफ्यूज करने के लिए कि यहाँ पे रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इनसफिशिएंट फंड्स थे, पैसा नहीं था अकाउंट में, सिग्नेचर मिसमैच हो रहे थे, या फिर कोई भी अदर वैलिड चीज है। तो अगर वो चेक का पेमेंट मेरे तक नहीं पहुंचा है, दैट मींस वो चेक क्या हो गया, बाउंस। क्या हो गया वो चेक यहाँ पे बेटा, बाउंस। A bounce check is a normal check which bank refused to pay. तो यहाँ पे कीवर्ड क्या निकल गया, बैंक refused to pay। क्यों रिफ्यूज करा, उसके रीजन एनी रीजन, एनी रीजन बात। तो रीजन से अपन को मतलब नहीं, बट बैंक वालों ने रीजन के रिफ्यूज कर दिया उस चेक का पैसा देने से, दैट मींस वो अपने लिए क्या हो गया यहाँ पे, बाउंस चेक। नेक्स्ट 48 टर्म पे अपन पहुंच गए, दिस इज बीसीपी, ब्रेक इवन पॉइंट। नई टर्म है, कभी सुना हुआ है क्या बीसी, ब्रेक इवन पॉइंट? नहीं, समझो। आपने यहाँ पे टोटल कॉस्ट या टोटल खर्चे लगा दिए हैं, टोटल 10,000 आपने टोटल कॉस्ट खर्चा लगा दिया किसी प्रोडक्ट। अब आप प्रोडक्ट बेचते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप बेचते हो यहाँ पे एक कैमरा, और एक कैमरा की कॉस्ट है यहाँ पे 2,000, एक कैमरा, 1 कैमरा। अब मुझे क्या आप बता सकते हो कि आपने ये जो कैमरा बनाए, कितने कैमरा आप बेचोगे, इससे एटलीस्ट आपको लॉस तो नहीं। तो अगर आपने एक कैमरा बेचा तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, 2,000। कॉस्ट कितनी लग चुकी है आपके एक्सपेंसेस, 10,000, लॉस पड़ेगा आपको 8,000। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी कैमरास यू शुड सेल, you must sell to cover your expenses at least, so that there will be no profit, no loss for you. You will be at 0-0-50, ना प्रॉफिट होगा आपको ना लॉस होगा। तो आप बता सकते हो कितने कैमराज आपको सेल करने पड़ेंगे एटलीस्ट? यस मैम, बता सकते हैं 5 कैमरा, क्योंकि 5 into 2,000 आपका टोटल रेवेन्यू पैसा कितना आ जाएगी आपके पास, 10,000, और आपकी कॉस्ट भी कितनी लगी हुई है आप देखो, 10,000। तो 10 मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 0 प्रॉफिट 0 लॉस। तो इसी पॉइंट को, 5 कैमरा के पॉइंट को अपन बोलते हैं बेटा बीसी पॉइंट, बीसीसी पॉइंट, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन यहाँ पे मेरा ब्रेक हो गया, ब्रेक इवन हो गया यहाँ पे, सब कुछ इवन मतलब बराबर, एकदम इक्वल हो गया, मैंने ना कुछ कमाया ना कुछ यहाँ पे खोया। और अगर 5 कैमरा से ज्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और 5 से कम तो फिर क्या लिया। तो ये आपको हर बिजनेसमैन को अपना बीसी पता होगा कि मुझे एटलीस्ट कितना सेल करना पड़ेगा टू बी बीसी, क्योंकि अगर आप बीसी से भी नहीं रहोगे तो लॉस होने लग जाएगा, लॉस में कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पड़े। बीसी इज अ पॉइंट output of standard break-even analysis, the unit sales volume or actual sales amount that a company needs to equal its running expense rate and no loss or to make money in a business. कीवर्ड्स आपके लिए ये एक आउटपुट होता है पहली बात तो, जिसमें क्या होता है आपका नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन, और इसमें आप अपने एक्सपेंसेस को इजीली क्या कर लोगे, कवर कर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 प्रॉफिट, 0 लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट। और अपने एग्जांपल में जैसे वो क्या था आउटपुट 5 कैमरा, 5। तो
आप एक आउटपुट निकालो, यूनिट का नंबर निकाल लो, प्रोडक्ट का नंबर, सर्विसेज का नंबर। जैसे मैं आपको सर्विसेज देती हूँ टीचिंग, अब मेरे को कितने बच्चे पढ़ाने के, एटलीस्ट 10,000 का खर्चा मेरा कवर हो गया, 5 बच्चे पढ़ा लो, 2,000 में एक बच्चे, चलो 5 बच्चों में 20,000। तो बिजनेस प्लान को ये आइडिया रहेगा कि एटलीस्ट आपको कितनी सर्विसेज यहाँ पे देनी ही पड़ेगी टू बी एट योर ब्रेक इवन पॉइंट। लास्ट अपना आज का टर्म है बाय सेल एग्रीमेंट। लास्ट क्वेश्चन हम 49 हो रहे हैं, आप 49 हो रहे हैं बेटा, बट तो बॉडी तो खत्म हो रहा ना, तो मैं यहीं तक एक बार लास्ट कर बाय सेल लास्ट टर्म बाय सेल एग्रीमेंट। ये ना आपकी यूज आती है बिजनेस में। एग्जाम्पल, तीन पार्टनर्स हैं यहाँ पे ABC। अब इन्होंने पार्टनरशिप डीड तो बनाई होगी, प्लस ये लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, बाय सेल एग्रीमेंट भी बना देते हैं। बाय सेल एग्रीमेंट क्या होता है, इसमें ना ये लिख देते हैं कि अगर कुछ मिसहैप इवेंट हो गई, इवेंट क्या हो सकती है, जैसे किसी की डेथ हो सकती है, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो सकता है, कोई यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो सकता है, कोई यहाँ पे रिलैप्स हो सकता है, अदर चीजें हो सकती है। तो इन इवेंट्स में जब ये किसी भी एक पार्टनर के साथ ऐसी इवेंट हो जाएगी, तो उसका शेयर है, शेयर उस पार्टनर का शेयर, जितना भी शेयर, सपोज करो ए यहाँ पे 30% ले रहा है, बी 30%, अब सी की डेथ है, तो सी के पास शेयर कितना है, 40%। तो अब इस 40% को कैसे लिया जाएगा या दिया जाएगा, उसके टर्म्स को बोलते हैं बाय सेल। लिया दिया मतलब क्या, लिया दिया मतलब आप समझो यहाँ पे, जैसे सपोज सी का जो 40% है, क्या कोई आउटसाइडर आके ले सकता है, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ, तो यहाँ लिखा होगा कि ले सकता। अगर नहीं ले सकता तो ए और बी ने क्लियरली लिख दिया होगा कि ओनली ए एंड बी द रिमेनिंग पार्टनर्स कैन परचेज द शेयर ऑफ सी, नॉट अदर। तो इन्होंने बाय और सेल उसके शेयर के रिगार्डिंग, उसके इंटरेस्ट, उसके पास प्रॉपर्टीज है, कुछ भी है, तो वो कैसे यहाँ पे सेट ऑफ होंगी, कैसे लेंगे देंगे, पूरा यहाँ पे सब कुछ लिख देंगे इस बाय सेल एग्रीमेंट में, ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़े यहाँ पे ना। ओके, समझ आया? थोड़ा थोड़ा आएगा, तुम्हें नहीं टर्म है ना, एक बार पढ़ोगे रिवाइज करना है डेली। A buy-sell agreement is an agreement designed to address situation. ऐसी सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन, जैसे मैंने आपको बताया ना, डेथ सिचुएशन, रिटायरमेंट वगैरह, कौन सी सिचुएशन को एड्रेस मतलब कैसे सॉल्व करना है, इन विच वन और मोर ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स वांट टू सेल देयर इंटरेस्ट टू बेनिफिट। अब ये तो मैंने पार्टनरशिप की बात करी, ऐसा ही बाय सेल एग्रीमेंट आप बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स अभी तो एक वेंचर में साथ में आ रहे हैं, बट वो बाद में अलग अलग कैसे होंगे या उनका शेयर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी यहाँ पे जरूरी है समझना, ताकि बाद में फ्यूचर में किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। ओवर करते हैं यहीं पे, थैंक यू।